हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का टॉप 10 इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज कराने वाला हूँ। जैसा कि फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स में काफ़ी अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चन आते हैं, लेंदी टाइप के जो है क्वेश्चन रहते हैं, है ना। बहुत सारे जो है क्वेश्चन लेंदी टाइप को मिलेंगे, तो आपको उस टाइप का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। ये ना कि अचानक से जो है एग्ज़ाम में गए और फिर वहाँ पर क्वेश्चन देख कर जो है डर गए, तो ऐसा नहीं करना है ना। हर एक टाइप का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है आपको। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू सी एक्स। एक्स जो है वो जीरो है और जीरो से जो है एक्स इज इक्वल टू x1 तक जा रहा है, तो वर्क डन आपको बताना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट एस। ये फार्मूला तब यूज करते हैं जब फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए फोर्स क्या है? वेरिएबल है। एक्स बदलिएगा फोर्स बदलता जाएगा। तो जब वेरिएबल फोर्स रहता है तो इंटीग्रेशन से निकलता है एफ डी एक्स कर देते हैं ना, तो वहाँ से पर वर्क डन जो होता है इंटीग्रेट करके निकलता है एफ डी एक्स करके जो होता है निकलता है। तो वेरिएबल रहेगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें पुट कर दीजिए, है ना। एफ देखो कितना दिया हुआ है? सी एक्स दिया हुआ है। और कहाँ से कहाँ तक जो होता है जा रहा है? जीरो से जो होता है x1 तक, तो जीरो से लेके x1 तक लिमिट लगा देंगे। सी एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो सी तो कांस्टेंट है, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसको आप जीरो से लेके x1 तक कर दीजिए। अब यहाँ पर जो x दिख रहा है इसके जब x1 पुट कर दीजिए तो हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर सी x1 स्क्वायर बाई 2। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ना। तो आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल फोर्स रहे तो हम लोग इंटीग्रेट करके ही निकल सकता है। ऊपर जो आप देख रहे हैं सिंपल एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा, ये जब फोर्स कांस्टेंट होता है तब, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड। दो जो है कोहेरेंट सोर्स जो है लाइट का कब ऑब्टेन्ड हुआ? कोहेरेंट सोर्स पहले जान लीजिए क्या होता है। उसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स जब किसी का फ्रीक्वेंसी एंड वेव फ्रंट इक्वल हो। फ्रीक्वेंसी और वेव फ्रंट जो होता है कांस्टेंट या इक्वल हो, और दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि फेज डिफरेंस जो होना चाहिए उनके बीच में, फेज डिफरेंस जो होता है बिटवीन देम इज कांस्टेंट। तो दो जो है लाइट को हम लोग कोहेरेंट तब कहेंगे जब फ्रीक्वेंसी वेव फ्रंट सेम हो और कंडीशन फेज डिफरेंस होता है वो सेम हो। तो देखिए कहाँ मिलेगा आपको कोहेरेंट। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि टू डिफरेंट लैंप, नहीं, सिर्फ दो अलग अलग लैंप लेने से नहीं मिलेगा। टू डिफरेंट लैंप बट ऑफ द सेम पावर, दो अलग अलग लैंप सेम पावर, यहाँ भी नहीं मिलेगा। टू डिफरेंट लैंप ऑफ सेम पावर हैविंग द सेम कलर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सेम पावर, दो अलग अलग लैंप होना चाहिए, सेम पावर के साथ साथ जो होता है उसका कलर भी सेम होना चाहिए ना। समान शक्ति और समान रंग वाले दो भिन्न लैंप रहेगा तभी जो होता है जाके आपको कोहेरेंट मिलेगा। क्योंकि ये कलर जो आप देख रहे हैं ये कलर क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी को बताने का काम करता है। तो सेम कलर है तो सेम फ्रीक्वेंसी हो गया, पावर है तो सेम वेव फ्रंट आपको मिल जाएगा, है ना। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, तभी जो है कोहेरेंट मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट हैविंग विड in the ratio 1:25, the ratio of intensity at the maximum and minimum in the interference between अपना। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का पूछ रहा है आपसे रेशियो। तो पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए कि आई मैक्स का फार्मूला क्या होता है? I1 √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और आई मीन का जो फार्मूला होता है ये √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसमें पुट कर लेंगे, उसके बाद रेशियो निकाल लेंगे। लेकिन हमें जो है रेशियो किसका दिया हुआ है? विड का दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है विड के। तो विड का रेशियो कितना है? W1/W2। मान लेते हैं कि विड जो है पहले का 1 W1 और दूसरे वाले का W2, तो यहीं दिया हुआ है 1/25। और विड जो है इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन है तो यहीं जो है रेशियो इंटेंसिटी का हो जाएगा I1/I2। तो I1/I2 कितना है? 1/25। यहाँ से पता चला कि I1 जो है ये 1 के बराबर है और I2 को हम लोग बोल सकते हैं कि ये 25 के बराबर है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी विड के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अगर मान लीजिए एम्पलीट्यूड रहता तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो हमें पता चल गया कि इंटेंसिटी I1 जो है 1 आया, I2 जो होता है ये 25 आ रहा है। इसमें पुट कर देंगे तो I max बाई I min बराबर √I1 कितना है जी? 1, I2 कितना है? 25, इसका होल स्क्वायर। नीचे आई मिन निकालने के लिए √I1 कितना है? 1 माइनस √I2 कितना है? 25, इसका जो है स्क्वायर कर लीजिए।
तो √1 तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 25 को रूट से बाहर निकलिएगा तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बट्टा में नीचे आ जाइए 1 माइनस √5 का स्क्वायर, कितना आया ये 5 और 1 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और नीचे में है 4 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो घटाइएगा तो 4 9 36 4 चौके 16। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला, हाँ। तो आई मैक्स बाई आई मिन का जो रेशियो आया है कितना आया 9:4 आया। तो इस टाइप से आपको निकालना है ना, फार्मूला आपको ध्यान रखना है आई मैक्स और आई मिन का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइट वेव जो होता है कैन बी पोलराइज्ड एज दे आर। लाइट वेव जो है वो ध्रुवीकरण किया जा सकता है लाइट वेव का, क्योंकि लाइट वेव कैसा होता है ट्रांसवर्स नेचर का होता है ना। लाइट वेव जो है ट्रांसवर्स नेचर का होता है। साउंड वेव जो होता है ये कैसा होता है लॉन्गिट्यूडनल, ध्यान रखना है आपको। साउंड वेव जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, जबकि लाइट वेव जो होता है ये ट्रांसवर्स होता है। इसलिए साउंड वेव का पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, जबकि लाइट वेव को ध्रुवीकरण किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है जी, डिस्टेंस का है ना, दूरी का यूनिट है। लाइट ईयर में क्या होता है, लाइट ईयर में एक साल में जो है लाइट के द्वारा स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक साल में जो है इस स्पीड ऑफ लाइट के द्वारा कितना दूरी जो है तय किया गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग लाइट ईयर। और एक लाइट ईयर का वैल्यू आपको पता होना चाहिए भी 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है ना। तो ये दूरी जो है नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। बोल रहा है कि कोई दो चार्ज है, मान लेते हैं एक प्लस Q1 है और एक जो है प्लस Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस d है। तो इनके बीच में फोर्स बताने का काम कौन सा नियम करता है, कूलम्ब्स लॉ। बहुत आसान है जी, हाँ। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कूलम्ब्स लॉ किसके बराबर होता है, K इंटू दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q1 Q2 बटा में डिस्टेंस के स्क्वायर, K Q1 Q2 डी स्क्वायर। K का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 9 × 10⁹ होता है ना। खैर हमसे तो पूछ रहा है कौन बताता है, तो कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द प्लेट एरिया Q, प्लेट एरिया जो है A है एंड चार्ज Q है, द फोर्स ऑन वन प्लेट बिकॉज ऑफ द अदर इज इक्वल टू। देखिए ये कैपेसिटर है, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे निगेटिव चार्ज है ना। एक पे चार्ज मान लेते हैं कि प्लस Q है, दूसरे पे मान लेते हैं माइनस Q है। इस टाइप से होता है कैपेसिटर। तो बोल रहा है किसी एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पर जो है जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कितना होगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा चार्ज गुना फील्ड है ना जी। किसी एक प्लेट पर फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा चार्ज गुना फील्ड, और फील्ड क्या हो जाएगा किसी एक की वजह से, एक प्लेट की वजह से जो है इस पर कितना फील्ड लगाया जा रहा है। तो चूंकि जो होता है ये क्या है कैपेसिटर कंडक्टिंग मीडियम है, तो नेट फील्ड जो होता है इसका हो जाएगा कंडक्टिंग मीडियम की वजह से जो फील्ड होता है वो σ/ε0 होता है। तो किसी एक प्लेट की वजह से जो होता है वो दूसरे पर जो फील्ड लगेगा इसका आधा लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि Q इंटू फील्ड की जगह पे σ/2ε0। अब सिग्मा क्या होता है जी, सिग्मा जो होता है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, ये Q/A मतलब चार्ज बाई एरिया के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं Q गुना सिग्मा की जगह पर आप लिख सकते हैं Q/A, और नीचे में है पहले से ही 2A, तो हो जाएगा Q²/2A∈0। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पर जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है Q²/2A∈0। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 वाला ना Q²/2A∈0। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी ध्यान रख सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पॉइंट P एंड Q जो होता है आर मेंटेन एट द पोटेंशियल 10 वोल्ट एंड -4 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो वर्क डन जो होता है मूविंग ए चार्ज 100 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P टू Q। बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है ना, 2 पॉइंट है P और Q। P का जो है वोल्टेज है 10 वोल्ट और Q का जो है -4 वोल्ट है। तो वर्क डन जो होता है बताना है कि यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन को जो है ले जाया जा रहा है P से Q की तरफ। तो बताइए इसको ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम आपको एक फार्मूला देते हैं वर्क डन का पूरा है ना, हर एक चीज़ आप उससे निकाल सकते हैं। जैसे वर्क डन जो होता है एजेंट की तरह, ये काम कौन करेगा जी, यहाँ से जो है इसको चार्ज ले जाने का काम कौन करेगा, एजेंट ही करेगा। तो वर्क डन जो होता है एजेंट, या फिर कभी कभी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा भी वर्क डन पूछ लेता है। तो एजेंट के द्वारा वर्क डन जो होता है ये पॉजिटिव होता है, माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स।
मतलब अगर फील्ड के द्वारा वर्क डन पूछता तो ये निगेटिव में आता है, बराबर यही वर्क डन जो होता है किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और ये वर्क डन जो होता है चार्ज गुना वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो इससे आप किसी का भी जो होता है किसी भी टर्म में दिया रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले या कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछ ले, आप ये ब्रह्मास्त्र है फार्मूला, इसको ध्यान रखिए, आप चला दीजिए, है ना। तो वर्क डन बाई एजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर जो आप क्यू देख रहे हैं ये मूवेबल चार्ज है, वह चार्ज जो कि मूव कर रहा है। यहाँ पर ये जो चार्ज लिया जाता है ये क्या है, मूवेबल चार्ज लिया जाता है, वह चार्ज जो कि मूव करता है। और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का है जी, ये पोटेंशियल है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो हम निकाल लेंगे। क्योंकि ये एजेंट ही जो होता है ये वर्क डन करेगा तो पॉजिटिव में ही आएगा। देखिए तो चार्ज यहाँ पर कितना है जी, 100 इलेक्ट्रॉन है, 100, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 गुना 10 के पावर -19। ये हम लोग क्यों लिख लिए। अब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकालना है। वी फाइनल कितना है, देखिए -4 है, माइनस इनिशियल कितना है 10 है, तो ये आपका हो जाएगा 100 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19, है ना। और ये आपका जो होता है -14 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपको कितना आ जाएगा 14। अब यहाँ से कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कटाइएगा तो ये 10 के पावर -18 हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 गुना 16 गुना 10 के पावर 18, और 14 और 16 को गुना कीजिएगा तो ये आता है 224 गुना क्या हो जाएगा 10 के पावर 18। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन 16 के टर्म में दिख रहा है, तो 16 के टर्म में दिख रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ऊपर वाला जो 100 जो है इसको क्या करेगा, ये सॉरी आपका क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। तो ऊपर वाला 100 जो है इसको माइनस जो है 16 कर देगा, और ये वाला जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2.24 गुना 10 के पावर -16। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला, है ना। पॉजिटिव में जो है आंसर आएगा। देखिए एक निगेटिव वाला भी है सी वाला, लेकिन निगेटिव वाला आंसर नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला। तो वर्क डन जो होता है एजेंट के द्वारा जो होता है, एजेंट ही जो है इसको यहाँ से जो है यहाँ पर लेकर जाएगा, मेनली उसी के बारे में पूछ रहा है, तो ये वर्क डन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के आगे निगेटिव साइन है, यहाँ पर भी जो होता है 10 -4 -10 करेंगे तो -14 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। उसके बाद आप सोल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो मेन जो है ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द करेंट फ्लोइंग थ्रू द वायर डिपेंड ऑन द टाइम। एक करंट है जो कि टाइम डिपेंडेंट है, तो चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, चार्ज आपको बताना है 0 से लेकर t सेकंड तक। तो करंट आपको पता है कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। I इज इक्वल टू dq/dt। अब यहाँ से आप dq निकाल लीजिए, तो dq निकालिएगा तो इसको किधर लेकर जाएंगे, इधर हो जाएगा, I dt हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको जो होता है dq निकालना है तो यहाँ पर आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा करंट को, तो वहाँ से जो है आपको dq जो होता है वो मिल जाएगा। तो चलिए हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका q, यहीं हमें निकालना है, इंटीग्रेट कर देते हैं। I देखो कितना दिया हुआ है, 3t² + 2t + 5, कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, 0 से लेके 2 सेकंड तक, तो लिमिट लगा देंगे 0 से लेके, तो आप इंटीग्रेट कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो 3t² का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 3t³ + 2t, इसका 2t का करेंगे तो 2t² 2 हो जाएगा + 5t, है ना। इस वक्त पे आपको इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन थोड़ा बहुत आना चाहिए। ये 0 से लेके 2 तक, तो देखो 3 से 3 कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया। अब यहीं वाला लिमिट जो होता है इसमें पुट कर देते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं 0 से लेकर 2 तक पुट कर दीजिए। तो 0 वाला तो पहले से ही 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 वाला पुट करना है। तो t का क्यूब मतलब 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 5, और यहाँ पर t है, t के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 12 + 10, तो 22 जो है ये कूलम जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। तो अगर करंट जो है इतना दिया हुआ है टाइम वेरिएबल, तो हम लोग चार्ज जो है वो इंटीग्रेट करके जो होता है निकालते हैं, और इंटीग्रेट करिएगा और 0 से लेकर 2 तक आप लिमिट लगाइएगा तो आपको चार्ज मिल जाएगा 22 कूलम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बैटरी ऑफ EMF E प्रोड्यूस कर रहा है करंट I1 एंड I2 व्हेन कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक बैटरी है, पहले सेटअप बनाते हैं।
इसके पास बैटरी है, कुछ इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। जब इसको एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से लगाया जा रहा है तो ये जो बैटरी आप देख रहे हैं जिसका EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है, ये I1 करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा बोल रहा है कि जब रेसिस्टेंस को हम लोग R2 कर दे रहे हैं तो यही सेम जो है बैटरी जिसका EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है, मान लेते हैं कि R है, तो ये I2 करंट जो होता है फ्लो कर रहा है। तो बताना है कि ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस है R ये कितना होगा। तो देखिए दोनों में क्या हो रहा है कि बैटरी जो होता है वो डिस्चार्ज हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है, बैटरी जो होता है वो डिस्चार्ज हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो जब डिस्चार्ज का केस होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो यहाँ से आपको E आ जाएगा V प्लस आई आर, है ना। और दोनों में E क्या है जी, दोनों में जो बैटरी का जो EMF है दोनों में सेम है, तो E हम लोग निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, वहाँ से R निकल जाएगा। तो देखो पहले के लिए इसको हम मान लेते हैं पहला बैटरी या दूसरा बैटरी, तो पहले के लिए पहले हम लोग E निकालते हैं, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा अब भी, ये भी कहाँ से आएगा, करंट कितना जा रहा है I1, रेसिस्टेंस कितना है R1 है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा I1 R1, तो I1 R1 प्लस I1 इंटू R, है ना। ये पहले वाले के लिए हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए आप EMF निकाल लीजिए, क्योंकि EMF तो दोनों के लिए सेम है, बैटरी सेम है। तो अब इसमें जो होता है वोल्टेज ये कितना हो जाएगा अभी, I2 R2 के बराबर हो जाएगा, I2 R2 प्लस उसके बाद क्या लिखना है I2 R, है ना। अब देखिए इसमें भी E है, इसमें भी E है, दोनों में जो है EMF बराबर है, इसका मतलब इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो I1 R1 प्लस I2 R बराबर I2 R2 प्लस आप I2 R कर दीजिए, और यहाँ से जो है आप इंटरनल रेसिस्टेंस जो है आप निकाल सकते हैं। क्या कीजिए, ये वाला जो है इसको इस साइड लेके जाइए और इसको जो है इस साइड लेके आ जाइए, तो आपको मिल जाएगा। तो हो जाएगा आपका I1 R1, हम इसको क्या करते हैं कि इधर लेके आते हैं, माइनस I2 R2 हो जाएगा बराबर, इसमें R को हम लोग कॉमन लेते हैं, अब आपको सोल्व करना है ना, I2 माइनस I1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ऊपर हम लिखते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस R जो आ जाएगा, ये I1 R1 माइनस I2 R2 बट्टा में क्या हो जाएगा I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 हो जाएगा ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा I1 R2, I1 R2 नहीं होगा, पहला वाला I1 R2, दूसरा भी नहीं होगा, I1 R1 प्लस यहाँ पर दिया है, ये भी नहीं होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जो इंटरनल रेसिस्टेंस है कितना हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2 बट्टा में I2 माइनस I1, है ना। कैसे आया, दोनों का जो है EMF जो है पहले निकाल लेंगे, दोनों का EMF चूँकि बैटरी सेम है दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों को जो है इक्वेट कर देंगे, और यहाँ से जो है ये वाला छोटका R जो है वो निकाल लेंगे, और ये आपको मिल जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो यही रहा आपका टॉप 10 जो है इंपॉर्टेंट फिजिक्स का PYQs, है ना। तो काफ़ी अच्छा जो है क्वेश्चन आपको आप फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में मिलते हैं फिर से। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।